वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। Guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, यानी कि एफएम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। सो जो लोग भी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आई बटन पर क्लिक कर आप इससे जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं यानी कि मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है उनको एक बार अच्छे से देख लें ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और भी जो हमारे अलग अलग लेक्चर्स हैं उनको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एंगल मॉड्यूलेशन क्या है। ठीक है, इसका कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था एएम के बारे में। ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस किया था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है बेसिकली आपका, जिसमें जो आपकी कैरियर वेव होती है उसके एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं हम। ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। ठीक है, ये डिस्कस किया था ना। और इसमें जो बैंडविड्थ होती है हमारी बैंडविड्थ क्या थी, 2FM थी। ठीक है, यानी कि ट्वाइस दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, ये हमने इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर लेकिन मैं एंगल मॉड्यूलेशन की बात करूं एंगल मॉड्यूलेशन में बेसिकली अब हम करेंगे क्या। एंगल मॉड्यूलेशन क्या है कि जिसमें हम फ्रीक्वेंसी और फेज को किस को, फ्रीक्वेंसी को या फिर फेज को वेरी करेंगे या फिर फ्रीक्वेंसी और फेज को हम वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, जबकि जो मेरा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है कैरियर वेव का वो मेरा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये जस्ट उल्टा है एएम के। ठीक है, एएम के केस में क्या था, फ्रीक्वेंसी और फेज को हमने कांस्टेंट रखा हुआ था लेकिन एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे थे। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ चीज बात करना चाहता हूं, जस्ट जनरल आपको ओवरव्यू दूंगा कि हमें पता था कि कैरियर सिग्नल आपका क्या था। कैरियर सिग्नल सीटी इज इक्वल टू, उसमें मैंने आपको बताया था वो था ए कॉस ओमेगा सीटी। ठीक है, यही डिफाइन किया था ना, जबकि मैंने फेज एंगल को उसमें नेग्लेक्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फेज एंगल अगर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा ए कॉस ओमेगा सीटी प्लस थीटा नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा ना, जबकि ओमेगा सी आपको पता है वो क्या है, आपकी कैरियर की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, और ए क्या है आपका, एम्पलीट्यूड है कैरियर का। ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार और आपको बता रहा हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। ठीक है, जबकि थीटा नॉट क्या है, सम फेज एंगल। ठीक है, कुछ थोड़ा फेज एंगल है जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है फॉर एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब जनरली होगा क्या, यहाँ पे ओवरव्यू दे दूं आपको। आप सपोज कीजिए मैंने फाई मान लिया कोई टर्म। ठीक है, फाई जबकि मेरा क्या है, ओमेगा सीटी प्लस थीटा नॉट की इक्वल है। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं दोनों साइड, डिफरेंशिएशन वाला जो हमारा मैथमेटिक्स में पोर्शन है उसको भी आप जरूर देखिए ताकि आपको डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन है वो क्लियर हो सके, क्योंकि उस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है कि जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और हर तरीके के आपके लेक्चर में, चाहे वो स्पेशलाइजेशन में हो या बेसिक में हो, वो आपके काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से d5/dt करूं तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा सी। ठीक है, अब जनरली मुझे जो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करनी थी उसका जस्ट मैं ओवरव्यू दूंगा आपको, वो है मेरी इंस्टेंटेनियस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या जिसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी कोई ऐसा जस्ट कोई इतनी ज्यादा आपकी बड़ी चीज नहीं है, उसको आप याद कर लें। ओमेगा आई से उसको डिनोट करता हूं। ठीक है, ओमेगा आई इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, वो सेम ही होगा, वो होता है d5/dt। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें। ठीक है, ओमेगा आई इज इक्वल टू d5/dt, जबकि ओमेगा आई मैंने आपको क्या बताई है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, या फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा बेटर है याद रखें, एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये है आपकी ओमेगा इज इक्वल टू d5/dt। ठीक है, यहाँ से इस टर्म को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, होप की जो एंगल मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा एंगल मॉड्यूलेशन होता है वो एंगल मॉड्यूलेशन मेरा दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक होता है मेरा फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है,
अब जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो बात करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में, ठीक है। तो जनरली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपका है क्या? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंगल मॉड्यूलेशन का ही एक टाइप है। तो वो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें जो आपकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आई, ठीक है, जिसके बारे में भी हमने पहले बात की है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा आई, उसको वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल क्या था आपका, या बेसबैंड सिग्नल आपका क्या था, एक्सटी, ठीक है। ओमेगा आई को वेरी करना है अकॉर्डिंग टू एक्सटी, ठीक है। किसके कैसे वेरी करेंगे, अबाउट ओमेगा सी, ठीक है, यानी कि ओमेगा सी के इर्द गिर्द ही हमें ओमेगा आई को वेरी करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सटी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी कैरियर वेव है, फिगर में आप देखें ये कैरियर वेव है, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ठीक है, और ये आपकी मॉड्यूलेटिंग वेव है, ठीक है, यहाँ पे इनका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, लेकिन यहाँ पे आपकी देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ और चेंज हो गई है, यहाँ पे कुछ और चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसमें इसलिए ये जो मेरा है ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का एग्जांपल है, जिसमें मेरी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहा हूं मैं, या ओमेगा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहा हूं मैं विद द बेस बैंड सिग्नल, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको एक और चीज मैं बता दूं कि जो आपकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होती है, यहां से आपको कुछ टर्म्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिए। तो आपकी इंस्टेंटेनियस जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो है आपकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई है, तो इसको मैं डिनोट कर सकता हूं, ओमेगा आई इज इक्वल टू होता है ओमेगा सी प्लस के एफ इंटू एक्स टी। घबराइएगा मत, मैं अभी बता देता हूँ, सारी टर्म्स आपको डिफाइन कर दूंगा वो इसको आप, लेकिन आप ध्यान में रखें कि क्या है ये, ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस के एफ इंटू एक्स टी। अब ओमेगा आई आपको पता लग गया इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा सी मैंने बता दिया था आपको, के एफ ओमेगा सी आपको मैंने बता दिया था ये कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, एक्स टी आपको पता ही है मैसेज सिग्नल है। अब एक टर्म है मेरी के एफ, के एफ क्या है आपकी, के एफ है आपकी, इसको ध्यान में रखें आप, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, ठीक है। इस टर्म को भी आप नहीं है आपके लिए, इसको ध्यान रखें, क्या है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, ठीक है। और इसका भी आप ध्यान में रख लें, इसको एक्सप्रेस करता हूं मैं हर्ट्ज पर वोल्ट में, ठीक है। एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लगभग 2 या 3 क्वेश्चन यहीं से प्रिपेयर हो गए कि इसको मैं एक्सप्रेस करता हूं हर्ट्ज पर वोल्ट में, ठीक है। अब यहां से जो याद रखने की बात है वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि मैंने आपको एएम के लिए डिफाइन किया था, कुछ जनरल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो जनरल एक्सप्रेशन एएम का वहां पर डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं जनरल एक्सप्रेशन फॉर एफएम बताऊंगा आपको, ठीक है, कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये एफएम है या एएम है, ठीक है। तो उसका जनरल एक्सप्रेशन होता है, उसको नोट कर लीजिए, एस टी इज इक्वल टू होता है आपका ए कॉस, ठीक है, ब्रैकेट में ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट है इसकी 0 टू टी, ठीक है, अंदर आएगा आपका मैसेज सिग्नल एक्स टी इंटू dt, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है, ये आपका जनरल एक्सप्रेशन होता है फॉर एफएम सिग्नल, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं अगर आपको इस फॉर्म में हो। जनरली ये जो फॉर्म है ये आपको ध्यान में रखने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछ लेगा, और अगर आपको जनरल एक्सप्रेशन याद नहीं है तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको इन जनरल एक्सप्रेशन को याद रखना जरूरी है, और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ही यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बीएसएनएल, टीटीए, जेई, जेटीयू एग्जाम हो या पीएसयू, इवन गेट लेवल का एग्जाम भी है, तो इससे ज्यादा ऊपर कोई आपका टॉपिक नहीं बनता है कि जो इसमें हम कवर ना करें, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है मेरी एक टर्म फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन, इस टर्म को भी आपको ध्यान से समझना है कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा, मेरा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या थी आपकी, ओमेगा सी प्लस के एफ इंटू क्या थी आपकी एक्स टी, ठीक है।
यही हमने डिफाइन किया है ना। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है एफएम सिग्नल की वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। ठीक है, ये मैसेज सिग्नल आपको अगर आ रहा है तो यानी कि ओमेगा ही वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी डेविएशन बेसिकली है क्या, वो है कि मैक्सिमम चेंज कितना आता है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में फ्रॉम एवरेज फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। ठीक है, यानी कि आप देखें यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी के लगभग हो रहा है, लेकिन ये जो ये टर्म है ये मेरी ज्यादा हो रही है। तो मुझे पता लगाना है कि अगर देखिए मैं आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं कि अभी ये सपोज कीजिए ये मेरी ओमेगा को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये मेरी एवरेज फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी। ठीक है, तो अब जनरली होगा क्या, अब मुझे पता ये लगाना है कि ओमेगा सी में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब ये मेरा क्या है, ये मेरा है यहाँ से डेल ओमेगा, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। ये मतलब डेविएशन कितना आ रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर ये है मेरा, ये भी डेविएशन है, कितना डेविएशन आ रहा है, मतलब ओमेगा सी से इधर कितना जा रहा है और इधर कितना जा रहा है। अगर इस साइड जाएगा तो उसको मैं कहूंगा क्या कि नेगेटिव डेविएशन आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो उसमें मैं कहूंगा कि मेरा पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है। ठीक है, तो जनरली आप क्या कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन है क्या, मैक्सिमम चेंज इन इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द एवरेज फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। ठीक है, तो होप कि जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके लिए एक और चीज मैथमेटिकल टर्म्स याद रख लीजिए आप कि जो आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो होता है इसको डेल ओमेगा से डिनोट करता हूं मैं, किससे, डेल ओमेगा से। याद रखिएगा, इसको डेल ओमेगा से डिनोट करता हूं, और ये मेरा इक्वल होता है मॉड्यूलस ऑफ के एफ इंटू एक्स टी। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम चेंज कितना आएगा, तो यहाँ मैक्स लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें, डेल ओमेगा इज इक्वल टू हो गया के एफ इंटू एक्स टी, मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम चेंज उसमें कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये इससे आपको जो आपको मैंने फिगर डिनोट की इससे भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका जितना भी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं चीजों पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेरा सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम एएम वाले लेक्चर में मैंने आपको सिंगल टोन एएम मॉड्यूलेशन, एएम भी बताया था, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी बताया था, और सिंगल टोन का मतलब भी बताया था। सिंगल टोन का मतलब क्या होता है आपका, सिंगल फ्रीक्वेंसी भी होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जनरल एक्सप्रेशन था मेरा एफएम के लिए वो क्या था, एस टी इज इक्वल टू ए कॉस ब्रैकेट में ओमेगा सी टी प्लस के एफ, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू टी एक्स टी डी टी। ये आपका था ना जनरल एक्सप्रेशन जो था एम आपका एफएम वेव के लिए। लेकिन अगर इसको अगर आप बात देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इसमें एनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके कितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसमें हो सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, उसके लिए मुझे एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ और छोटी छोटी टर्म बता दो। लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी कि सी टी इज इक्वल टू आपका क्या था, वो मैंने बताया था आपको, वो था आपका ए कॉस ओमेगा सी टी, ये बताया था ना। और इसी तरीके से जो एक्स टी था, एक्स टी इज इक्वल टू क्या होगा, वी एम कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है, यहाँ वी एम बताया था मैंने, एम्पलीट्यूड है आपका एक्स टी का, यानी कि मैसेज सिग्नल का। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है आपका कैरियर सिग्नल का, और ओमेगा सी और ओमेगा एम का बताया था। ओमेगा सी कैरियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एम जो है आपकी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये जो दो टर्म है ये आपको पता लगी गई होंगी। और जो जनरल एक्सप्रेशन हो गया अब आपका किसका, आपका सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें क्योंकि इसी पर ही आपको न्यूमेरिकल लाना है। वो होगा एस टी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ए कॉस, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ तक लगभग सेम चल रहा है। आप अगर जनरल एक्सप्रेशन से इसको कंपेयर करेंगे, ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम एफ, ठीक है, साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, अब यहां पर आप देखें तो ये है आपका सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जनरल एक्सप्रेशन। यहाँ पे बाकी चीजें तो आपको सब जानी पहचानी है, लेकिन एक जो टर्म है एम एफ, ठीक है, इसको बता दूं आपको, ये होता है आपका मॉड्यूलेशन
इंडेक्स, और यही मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ ये ध्यान रख लें कि क्या है, एस टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम एफ साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, ये चीज आपको, ये जो एक्सप्रेशन है याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इसी पर ही न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, इसमें जो टर्म थी मॉड्यूलेशन इंडेक्स वो मैं भी आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, होप की जो कॉन्सेप्ट है सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, ये आपको फिर से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एफएम। ठीक है, जिसके बारे में भी हमने बात करी। मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी कि इसको डिनोट करता हूं मैं एमएफ से भी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। सो जनरली क्या है, अगर एफएम की बात करूं तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें तीन टर्म आई हैं आपकी, एक है ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एक है आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन, और एक है आपकी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम भी जिसे कहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि एम एफ क्या है आपका, वो है रेशियो ऑफ डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा एम। ये आप फॉर्मूला ध्यान में रख लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इस पर न्यूमेरिकल या डायरेक्टली भी पूछ लेता है। ठीक है, तो एम एफ इज इक्वल टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एफ एम क्या हो गया, डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा एम। डेल ओमेगा जबकि यहाँ पे क्या है आपका, एक बार फिर से बता देता हूँ, वो क्या है आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ठीक है, और ओमेगा एम आपको बता ही दिया कि वो क्या है, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखें कि एम एफ क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एफ एम। ठीक है, होप की जो कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है मेरा, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बेसिकली सारी ही कॉन्सेप्ट जो हैं ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, इनको आप बहुत बड़े ही ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या है आपका, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है आपका डेल ओमेगा, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था किसके इक्वल था, के एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी इंटू एक्स टी। ठीक है, ये बताया था ना आपको मैंने, डेल ओमेगा इज इक्वल टू के एफ इंटू एक्स टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो हाई होगा अगर आई होगा। ठीक है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन हाई होगा तो बैंडविड्थ भी बड़ी होगी। ठीक है, यानी कि आपका कार्सन रूल जो नेक्स्ट आएगा उससे मैं आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आप ध्यान यहाँ रखिए कि अगर आपका डेल ओमेगा हाई है तो आपकी बैंडविड्थ भी हाई होगी। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपका लो है तो आपकी बैंडविड्थ भी स्मॉल होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। अब फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी की अगर बात करूं कि डेल ओमेगा कैसे चेंज होगा, तो वो बेसिकली चेंज होगा के एफ के, यानी कि अगर के एफ की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल ओमेगा की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और के एफ की वैल्यू कम होगी तो डेल ओमेगा की वैल्यू भी कम होगी। तो बेसिकली के एफ के आधार पर यानी कि फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी के आधार पर मैं आपके जो एफ एम है उसको दो भागों में या दो टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है मेरा नैरो बैंड एफ एम, ठीक है, इसे कहते हैं नैरो बैंड एफ एम। ठीक है, और एक होता है मेरा वाइड बैंड एफएम। ठीक है, तो इन दो टर्म्स को आप ध्यान में रखें, एक होता है नैरो बैंड एफएम, एक होता है मेरा वाइड बैंड एफएम। नैरो बैंड एफएम में बेसिकली होता क्या है कि जो केएफ की वैल्यू होती है, ठीक है, वो स्मॉल होगी। ठीक है, केएफ की वैल्यू स्मॉल होगी, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है एफएम की वो भी, या सॉरी जो बैंडविड्थ है एफएम की वो भी लो होगी या स्मॉल होगी। ठीक है, या नैरो कह सकते हैं उसको, अगर नैरो की टर्म में बात करें तो वो भी नैरो होगी। वाइड बैंड की बात करूं तो केएफ की वैल्यू जो है वो लार्ज होगी, तो बैंडविड्थ जो है मेरी वो भी लार्ज होगी, या लार्ज का मतलब क्या हो गई, वाइड होगी। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दो टाइप का कौन कौन सा होता है, एक हो गया नैरो बैंड एफएम, एक हो गया वाइड बैंड एफएम। ठीक है, और ये दोनों डिफाइन होते हैं एज पर द क्वांटिटी ऑफ केएफ। ठीक है, यानी केएफ किस तरीके से चेंज हो रहा है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपका एफएम की वैल्यू डिफाइन होगी। ठीक है, होप की जो कॉन्सेप्ट है ये आपका नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें कि जो बैंडविड्थ होती है नैरो बैंड एफएम की वो लगभग सिमिलर होती है आपकी एएम के। ठीक है, ये आपको एक ध्यान में बात
रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कार्सन्स रूल और प्रैक्टिकल बैंडविड्थ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मुझसे पूछें कि 90% एग्जामिनेशन में आपका किस पे मतलब आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, तो मैं कहूंगा कि वो कार्सन रूल पे आ सकता है। तो इसमें कुछ नहीं है, जनरली आप याद रखें कि कार्सन ने एक रूल दिया था एफएम की जो बैंडविड्थ है सिंगल टोन की, एफएम की जो बेसिकली बैंडविड्थ है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो उसने फॉर्मूला दिया था कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू होती है 2 डेल ओमेगा प्लस ओमेगा एम। अब यहाँ पे इन टर्म्स को मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, डेल ओमेगा क्या है आपकी और ओमेगा एम क्या है, इनको मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। डेल ओमेगा आपको पता ही है, ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, और ओमेगा एम आपको पता ही है वो क्या है, आपकी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब आपको पता है एक और टर्म होती है आपकी एम एफ, यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स। वो किसके इक्वल था, मैंने आपको बताया था, वो था आपका डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा एम के इक्वल, ये था ना। तो अगर इस आधार पर आपकी बैंडविड्थ, अगर इसकी वैल्यू मान लिया सपोज कीजिए डेल ओमेगा, यहाँ से एक सेकेंड, डेल ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम एफ इंटू ओमेगा एम आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू डेल ओमेगा की यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला है वो आपका सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 प्लस एम एफ और ओमेगा एम आपका जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से मेरे दो केसेस बनते हैं, 2 केसेस अराइज होते हैं। ठीक है, पहला केस मेरा क्या बनता है कि अगर सपोज कीजिए आपका जो डेल ओमेगा है, या आप ये कह लें कि जो आपका मॉड्यूलेशन ये आपका इंडेक्स है ये बहुत ही कम है, यानी कि लेस देन है 1 से। ठीक है, अगर ये कम है तो बैंडविड्थ क्या होगी आपकी, बैंडविड्थ जो होगी, अगर ये बहुत कम हो गया तो बैंडविड्थ आपकी क्या हो जाएगी, 2 ओमेगा एम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस टर्म को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ कि अगर ये बहुत ही कम है, 1 से भी कम है, सपोज ये 0.1 है तो ये 1.1, ठीक है, तो वो लगभग 1 ही मैं कंसिडर कर सकता हूँ, तो ये डायरेक्टली 2 ओमेगा एम आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में बैंडविड्थ क्या आएगी आपकी, 2 ओमेगा एम आएगी। और ये जो केस है ये बैंडविड्थ किसकी हो गई, ये हो गई है आपकी नैरो बैंड एफएम की बैंडविड्थ है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि नैरो बैंड की एफएम की बैंडविड्थ क्या होगी, इस तरीके से कि उसके केस में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो बहुत कम होता है। दूसरा जो मेरा केस है उस केस में क्या कह सकता हूं मैं कि जो आपका एमएफ है यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू काफी ज्यादा है तो 1 के कंपैरिजन भी ऐड इसी में हो जाएगा, तो बैंडविड्थ क्या होगी आपकी इस केस में, वो हो जाएगी 2 एमएफ ओमेगा एम। ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी 2 एमएफ ओमेगा एम। ठीक है, तो इस और एमएफ इंटू ओमेगा एम आपकी क्या थी, ये होती है आपकी 2 डेल ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। ये है ना, यहाँ से मैंने अभी निकाला था ना कि डेल ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है एमएफ इंटू ओमेगा एम। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एमएफ इंटू ओमेगा एम की जगह आप डेल ओमेगा पुट कर सकते हैं। तो ये हो गई बैंडविड्थ जो हो गई 2 डेल ओमेगा हो गई। और ये किसका केस हो गया आपका, ये हो गई आपकी वाइड बैंड एफएम का केस। ठीक है, तो ये जो नैरो बैंड एफएम है और वाइड बैंड एफएम है और जनरली जो कार्सन रूल है या प्रैक्टिकल बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का रूल है, ये आपको होप कि काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। मोस्टली इसमें से बहुत क्वेश्चंस अराइज होते हैं कोई भी एग्जामिनेशन की आप बात करें। ठीक है, सो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं काइंडली शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।